Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is straight line method. So let's get start the video. So students, chapter name is depreciation under this method. Now we will discuss about the straight line method. To zero or residual value. This method is also known as fixed installment method or original cost method. सो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन के काफ़ी सारे मेथड्स हैं. उनमें सबसे पहले जो हमारा मेथड है इट इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड. तो इस मेथड के अंडर जब भी हम किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन हम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो भी हमारी एसेट है, तो जो भी हमारी एसेट है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे हम एक फिक्स्ड प्रपोर्शन या एक फिक्स्ड परसेंटेज हम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करते हैं, जिससे कि हमारी एसेट जो है वो इन द बुक्स वो रिड्यूस हो जाती है और हमारी जो वैल्यू है इन द बुक्स वो ज़ीरो हो जाती है या रेसिडुअल वैल्यू हो जाती है. दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. तो जैसे कि हम इस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे चार्ज करते हैं और हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है हर साल वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट होता है. ओरिजिनल कॉस्ट का एक फिक्स प्रपोर्शन हमारा डेप्रिसिएशन होता है. तो एक फ़िक्स्ड इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे हम इस मेथड को इसे फ़िक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह सकते हैं. इस मेथड के अंदर हम एक फ़िक्स्ड प्रपोर्शन एवरी ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं. तो दिस इज़ आल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. In order to provide depreciation on straight line method, we may be given. अगर हमने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली चार्ज करना है किसी भी एसेट पे, तो नॉर्मली हमें दो तरह की चीज़ें क्वेश्चन में दी रखी होती हैं. पहला है नंबर 1 इज़ कॉस्ट ऑफ एसेट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो क्वेश्चन में हमें जो भी हमारी एसेट है उसकी कॉस्ट दे रखी होगी और सेकंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में दिया होगा. दूसरा पॉइंट है, अगर हमें डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे चार्ज करना है तो क्वेश्चन में हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दी हो सकती है. कॉस्ट ऑफ द एसेट भी हो सकता है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स. अगर हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स, तो जो भी हमारी स्क्रैप वैल्यू होगी एस्टिमेटेड, पूरी जो हमारी एसेट है यूज़ करने के बाद जब वो ख़राब हो जाती है तो उसकी एक स्क्रैप वैल्यू होती है जब आप उसे बेचते हैं, एंड लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स, उस एसेट को हम कितने ईयर्स यूज़ करेंगे. तो कुछ इस तरह का एस्टिमेटेड हमें क्वेश्चन में दिया जाता है. तो समझते हैं. तो स्ट्रेट लाइन मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे. तो स्ट्रेट लाइन मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है. सपोज कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज़ ₹5 लाख एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10%. तो यहाँ पे हमें मशीनरी की जो कॉस्ट है ओरिजिनल कॉस्ट वो 5 लाख रुपीज़ दे रखी है और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट इज़ 10% पर एनम. इट मीन्स ₹50,000 डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर द फुल ईयर. अगर मशीन की कॉस्ट 5 लाख है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है तो इसका मतलब 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 जो डेप्रिसिएशन है वो हम हर साल उस 5 लाख की जो मशीनरी है उस पर चार्ज करेंगे. हाउएवर, इफ़ द मशीनरी इज़ यूज्ड फॉर 9 months ओनली, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 5 लाख मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12 इज इक्वल टू ₹37,500. अगर मान लीजिए सपोज़ अगर हम मशीनरी का यूज़ केवल 9 months के लिए करते हैं तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा चेंज हो जाएगा. तो हमें 5 लाख पे 10% की रेट से 9 months का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12. 9 हमारे यहाँ पे मंथ्स है और 12 जो है वो फुल ईयर इंडिकेट करते हैं. तो इस तरह से ₹37,500 जो है हमारा डेप्रिसिएशन बनता है केवल 9 महीनों का, 9 months का ओनली. The rate of depreciation 10% implies that machinery will last for 10 years
In that case, the asset will not have any residual or scrap value. तो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो मशीनरी है हमारी केवल 10 साल तक चलेगी और उसके बाद जो हमारी एसेट है इसकी कोई भी रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। मशीन तो सच चलेगी और ना ही इसके बाद हम इसे बेच पाएंगे, ना कोई स्क्रैप वैल्यू होगी, क्योंकि ये इतनी मतलब ख़राब कंडीशन हो चुकी होगी कि इसका तो मुश्किल होता है ये सब। तो इस तरह से 10% जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो मशीनरी है हमारी 10 साल तक चलेगी एंड एसेट विल नॉट हैव एनी रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। In case it is estimated that the asset will have a scrap value on the expiry of its useful life, the annual depreciation on the asset is calculated with the help of following symbolic expression. कई केसेस में तो स्टूडेंट्स कई केसेस में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एसेट जो है उसकी एक स्क्रैप वैल्यू होगी जब हमारी एसेट की एक यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद, जब एसेट को हम अच्छे से यूज़ कर लेंगे, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है हर एसेट की, उसके बाद उसकी एक हम अगर उसे बेचते हैं तो उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू होगी। तो ऐसे केसेस में हम एनुअल डेप्रिसिएशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो उसका फार्मूला यहाँ पे नीचे दे रखा है। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स दे रखी है, तो ऐसे केसेस में हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो वो किस तरह से करेंगे, उसका फार्मूला है D इज इक्वल टू C माइनस एस अपॉन एन, जो कि हमने अभी ऊपर डिटेल में पढ़ा। D रिप्रेजेंट्स डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू C रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस S रिप्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन डिनोटेड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स, हमारी एसेट की यूजफुल लाइफ कितने ईयर्स है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर हम दो अलग तरह से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास दो अलग कंडीशंस हो सकती हैं। क्वेश्चन में हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो सकता है, या सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स दिया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में हमने किस तरह से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, तो वो हमने अभी सीख लिया है कि किस तरह से हम, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो वो हमने अभी सीख लिया है कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। और अगर हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स दे रखी है, तो ऐसे केसेस में हम डेप्रिसिएशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ईच ईयर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। दिस परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस। तो जो भी डेप्रिसिएशन हम एनुअली फाइंड आउट करते हैं, इसे हम परसेंटेज ऑफ कॉस्ट किस तरह से निकाल सकते हैं। मीन्स जो डेप्रिसिएशन हमने अमाउंट फिगर में फाइंड आउट किया, उसका रेट ऑफ परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसका फार्मूला है R इज इक्वल टू D अपॉन C मल्टीप्लाई बाई 100। हियर R डिनोट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, D डिनोट्स annual amount of depreciation and C represents cost of asset। तो इस तरह का फार्मूला यूज़ करके हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड बिकॉज इफ ए ग्राफ इज ड्रॉन ऑफ द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर दिस मेथड, द ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन। आउट ऑफ ऑल द मेथड्स इट इज़ द सिंपलेस्ट वन। तो इस मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, क्योंकि अगर हम कोई इसका ग्राफ भी बनाते हैं, जो भी एनुअल डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, तो वो जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो जितने भी हमारे मेथड्स है डेप्रिसिएशन के, उनमें से ये सबसे सिंपलेस्ट वन मेथड है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड अंडर द चैप्टर डेप्रिसिएशन। So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.